तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग हमने शुरू की है उसकी क्लास फिफ्थ है। हमारा टारगेट यही है कि हम साथ में आंसर राइटिंग भी करेंगे और मेंस की क्लासेस भी करेंगे। ऑलमोस्ट इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक या फिर अगर हम बात करें सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा टारगेट रहेगा, आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे और सेकंड हम बात करेंगे प्रेम्बल के बारे में कि प्रेम्बल जो है वो होता क्या है और प्रेम्बल्स में क्या क्या जो है वो फीचर्स है, क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है प्रेम्बल का, ये भी हमारा टारगेट रहेगा। प्लस एट द एंड हम फिर कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से किए जा सकते हैं या क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा कोर टारगेट रहेगा आज की क्लास का। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। नरेंद्र, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना है सर। हाँ, नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। जी जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक नियमों की श्रृंखला को मान सकते हैं जिसमें नागरिकों के अधिकार एवं सरकार के कर्तव्यों एवं प्राधिकारों के बारे में एक विस्तृत लेख या एक पुस्तक होती है। संविधान दो तरह का होता है, लिखित और अलिखित या ओके, इनफ, ठीक है। जी सर। मतलब क्लियर है, अच्छा लगा मुझे कि आप पढ़कर आए। हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है टू प्रमोट गवर्नेंस। शासन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिनको जो है वो संविधान कहा गया है। सिंपली हम इस तरह से कह सकते हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग की सेट ऑफ रूल्स है। देन हमने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहता है वो रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू जो है वो भारत पर को जो है वो रूल किया जा रहा है। मतलब जिस तरह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट वर्क करेगी, फंक्शन करेगी, वेलफेयर को प्रमोट करेगी, वो सभी जो रूल्स रेगुलेशंस है उन सभी को क्या कहा गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, जब हमारा संविधान बनाया तो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी और ये ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है वो बी आर अम्बेडकर जो है वो इसके चेयरमैन थे। 7 मेंबर्स इसमें थे और इन मेंबर्स ने मिलकर जो है वो, और साथ में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने भी डिबेट्स और डिस्कशन हुए उन सभी के बाद जो है वो हमारा संविधान बना। और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को। और 26 नवंबर के को जो है वो इनेक्ट किया गया। ठीक है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 26 जनवरी से हो रखी है। तो ये जो है वो बेसिक है हमारे संविधान के बारे में। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो उस टाइम पे हमने जो क्या किया, हमारी जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी या अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो इन सभी ने मिलकर जो है वो सारे संविधान को देखा, समझा और जो सब में बेस्ट था उनको अपने संविधान में इंक्लूड किया। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से मेंशन था, तो हम उसको अपने संविधान में लेकर आए। हमने देखा जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, तो उसको हम अपने संविधान में लेकर आए। तो इस तरह से क्या किया हमने, एक संविधान को बनाया। और ऑलमोस्ट जब हमने फिर एक कहा जाता है यहाँ पर कि हमारा संविधान फिर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं। इसके बाद भी हमारा संविधान जो है वो बाकी सभी से अलग, बाकी सभी संविधानों से अलग है और उसको कहा जाता है सेलिएंट फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस बार भी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हिस्ट्री ऑप्शनल में भी जो है वो आपका जो है वो क्वेश्चन बन रखा है, डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट मीन्स ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेलिएंट फीचर्स में देखो, सबसे पहले बात की जाती है इंट्रोडक्शन की कि इसकी इंट्रोडक्शन किस तरह से बनाई जा सकती है। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ यूनिक फीचर्स है जो कि हमारे संविधान को बाकी सभी संविधानों से अलग बनाते हैं, बाकी सभी जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे डिफरेंट बनाते हैं। तो इस तरह से हम एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। देन उसके बाद हम शुरू करेंगे कि कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स है। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनना। सेलिएंट फीचर्स ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, हम बस उनको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल कि किस तरह से जो है वो हम एक सेलिएंट फीचर को जो हमारे
इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत में मेंशन है, उसको दूसरे का एग्जाम्पल किस तरह से बना सकते हैं, ताकि हमें 120 वर्ड में अगर ये लिखने के लिए आता है तो हम उसको कंसाइज करके लिख सकें, तो वो टारगेट हमारा साथ में रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुली, और फिर उसके बाद आपको ये आंसर लिखना भी है। एक बार आप पहले भी लिख चुके हो, लेकिन एक बार आज की क्लास खत्म होने के बाद तुरंत टाइम सेट करना, और टाइम सेट यहाँ पर 7 मिनट्स का करना। 7 मिनट्स का टाइम सेट करके इस आंसर को लिखना है। बिल्कुल, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी नोटबुक में साइड से लिख लो इसको, ये आपको लिखना है क्लास खत्म होते ही। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वर्ड लिमिट अगर हम यहाँ पर बात करें तो 120 से लेकर 150 रहेगी। सबसे पहले जो फीचर आता है वो आता है लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहां पर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते थे, हमने यहां पर ऐसा क्यों कहा कि लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे हमें क्या करना है, हम ना दो पॉइंट्स को एक बनाएंगे। हम सिंपल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते तो हमें लेंथ फिर ऐड करना, हम इसको ऐड करते हैं कि आगे पॉइंट को एलोबरेट करते हैं, नहीं हमें नहीं करना है, हम सीधा कहेंगे लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स। यहाँ पे आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 395 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स टोटल जो 395, पार्ट्स थे हमारे 22, और शेड्यूल जो थे वो थे 8 जो है वो यहाँ पर शेड्यूल्स थे जिनको हम बता सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओवर यहाँ पर जो है वो 460 आर्टिकल्स है, इस तरह से हम बता सकते हैं। ओवर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 जो है वो पार्ट्स है, एंड 12 जो है वो शेड्यूल्स है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारा संविधान क्या है, एक लेंथिएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सेकंड उसके बाद पॉइंट यहाँ पर आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखो अभी ये पॉइंट समझना कि हमारा संविधान रिटन, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है कि लिखा है और ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था और इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का रोल रहा। अब उसके बाद जो यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि वाई लेंथिएस्ट, क्यों हमने इसको कहा कि एक लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन अगर हम बात करें हमारे जो संविधान है उसका सिंबल क्या है, क्या है सिंबल हमारे संविधान का जो डिनोट करता है, हमारे संविधान को लिंक करता है? एलिफेंट। एलिफेंट। इवन ये भी कहा भी जाता है ना कि एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से भी कहा गया है। तो इसके बेसिक कारण आपको पता होने चाहिए कि क्यों जो है वो ऐसा कहा गया। तो देखो जो पहला इंपॉर्टेंट कारण आता है वो आता है, अब यहाँ पे ना हम इसको लिंक करेंगे डिटेल्ड, इसको नोट करते रहना साथ में, डिटेल्ड प्रोविजंस। हमारे पास क्या है, डिटेल्ड प्रोविजंस प्लस साथ में प्रोसीजर, ये दोनों हमारे संविधान में मेंशन्ड है। डिटेल्ड प्रोविजंस प्लस साथ में प्रोसीजर। अब इसका एग्जांपल दो मुझे, इसका मुझे एक एग्जांपल बताओ जिसमें ये इंक्लूड हो रहा है। देखो डिटेल्ड प्रोविजन भी इंक्लूड हो रहा है उसमें, और साथ में प्रोसीजर भी इंक्लूड हो रहा है। ऐसा आर्टिकल मुझे बताओ जो इससे बिल्कुल लिंक करता है। आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर आपको डिटेल्ड प्रोविजंस भी मिलेंगे कि संविधान को किस तरह से अमेंड किया जा सकता है, प्लस साथ में प्रोसीजर भी मेंशन्ड है। कोई और एग्जांपल? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स डिटेल्ड मेंशन्ड है, एनफोर्समेंट भी मेंशन्ड है किस तरह से एनफोर्स होंगे, और प्लस साथ में ग्राउंड भी मेंशन्ड है किस तरह से जो उनको जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल लाइक आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में इटसेल्फ खुद वहां पर जो जितने भी ग्राउंड्स है वो उसमें खुद मेंशन्ड है कि वो जो आपका आर्टिकल 19 है वो किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होगा। तो दैट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि हम इसको एज ए एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो ये दोनों आपको साथ में ऐड करना है जब भी आप लिखोगे। पहला तो ये हो गया। सेकंड उसके बाद लेंथेस्ट का जो हम यहाँ पर एक रीजन और बता सकते हैं वो है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे पास डुअल पॉलिटी है। तो हम बता सकते हैं कि डुअल पॉलिटी बट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए जो भी रूल्स मेंशन्ड है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो एक ही संविधान में है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखो डुअल पॉलिटी वाला कंसेप्ट हमने साथ में ही जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर दिया, एक ही पॉइंट को बताकर, और एक जो सेलिएंट फीचर था उसको हमने एज ए एग्जांपल ऐड कर दिया। ठीक है, जब हमें 120 या 150 वर्ड में आएगा तो हम इस तरह से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं पॉइंट्स को। देन उसके बाद अब एक दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे तो हम यहां पर देखेंगे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, वेरियस सोर्सेज। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लेकर आए हैं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ना ये नहीं लिखना कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया, हमने लिखना है यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल
हम बताएंगे कि फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया फेडरेशन, या फिर हम बताएंगे यहाँ पर कि प्रोविजंस जो कि हमारे फेडरल सिस्टम के साथ भी लिंक करते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें ऑफिस ऑफ गवर्नर या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस। तो देखो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, या फिर अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये तीनों हमने कहाँ से लिए हैं, जल्दी बताओ। गवर्नमेंट 19 जियो एक्ट 1935, इस तरह से हम बता सकते हैं। देन उसके बाद आप एक एग्जांपल यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो, लाइक जुडिशियल रिव्यू आप यहाँ पर बता सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू ज्यादा बेस्ट रहेगा, और कोशिश करना कि वही पॉइंट आप यहाँ पर ऐड करो, वही सोर्स आप यहाँ पर ऐड करो जो न्यूज में भी चल रहा हो। जैसे जुडिशियल रिव्यू न्यूज में रहता है, या रूल ऑफ लॉ को आप बता सकते हैं। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट हम कहाँ से लेकर आए थे, अमेरिका। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आए थे हम रूल ऑफ लॉ। तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड अगर हम बात करें, तो थर्ड जो लिंक करता है वो लिंक करता है नेचर ऑफ द स्टेट। अब देखो क्या है, अब ये ना आपको अलग अलग से मिलेंगे। इवन अगर आप पढ़ोगे भी इसको तो आप देखोगे कि अलग अलग से मेंशन्ड है नेचर ऑफ द स्टेट। हम इसको साथ में लिखेंगे, नेचर ऑफ द स्टेट। और जितने भी वो साथ में यहाँ पर मेंशन है ना कि सेकुलर है, सॉवरेन, सॉवरन सेकुलर, ठीक है, या सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब हम साथ में बताएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक हेल्प मिलेगी कि क्लियरली जो है वो हम पॉइंट्स को बता देंगे कि हमारी जो स्टेट है उसका क्या नेचर, किस तरह से जो है। फिर आप इसमें एग्जाम्पल बता सकते हैं कि सॉवरन है तो हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, हमारे संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सोशलिस्ट बता रहे हैं तो आप यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को बता सकते हैं। आप सेकुलरिज्म को बता रहे हो तो आप पॉजिटिव सेकुलरिज्म को लिख सकते हो। डेमोक्रेटिक अगर आप बता रहे हो तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रिपब्लिकन सिस्टम में हम बता सकते हैं कि हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, नॉमिनल हेड हम जिसको कहते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इससे आपको जो है वो पॉइंट्स आप लिंक करके एज एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर दोगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लिखोगे तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स को बताना है। एक सोशलिस्ट, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म 3 तरह का होता है, इसमें 3 कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं। एक तो आपका सोशलिज्म इंक्लूड होता है, सेकंड उसके बाद गांधीयन कंसेप्ट यहाँ पर इंक्लूड होता है, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है, तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप अब देखो क्या है कि जब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की जा रही है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये कहां पर मेंशन्ड है, किसका पार्ट है ये, DPSP। डीपीएसपी। तो यहां पर लिख दो फॉर एग्जांपल डीपीएसपी। तो देखो जब आप कंसाइज करके लिख रहे हो तो डीपीएसपी आपने यहीं पर ही साथ में ऐड कर दिया, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीपीएसपी में यही 3 मेंशन्ड है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो आपका टाइम भी बच गया, आपका स्पेस भी बच गया, और ऑलमोस्ट आपको वर्ड लिमिट में कोई इशू नहीं आएगा। प्लस एक चैलेंज जो रहता है ना कि एक पार्ट हमने आंसर का बड़ा बना दिया और दूसरा छोटा रह गया, मतलब एक पॉइंट हमने बहुत बड़ा लिख दिया तो बाकी सबको फिर एक एक लाइन में लिखना पड़ रहा है, वो चैलेंज नहीं रहेगा, फिर उसको आप इजीली एड्रेस कर लोगे। तो नेचर ऑफ द स्टेट क्लियर हो गया। सिमिलर विद रिपब्लिक, रिपब्लिक में आप यहाँ पर या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी आप बता सकते हैं कि डेमोक्रेटिक, अगर हम बात डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो इलेक्टेड हेड होता है, और इलेक्टेड हेड में आप 2 तरह से बता सकते हो, इनडायरेक्टली इलेक्टेड और डायरेक्टली इलेक्टेड। डायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और इनडायरेक्टली हम इंडियन का मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये ईजी रहेगा और सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। देन उसके बाद जो आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड बना सकते हैं, वो बना सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जो यहाँ पे 4th पॉइंट रहेगा वो हम बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम जो है वो एक तरह से एक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। जब हम लिखेंगे इसको कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, डुअल एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम बात करते हैं नॉमिनल और रियल। नॉमिनल हेड कौन होता है हमारा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और रियल हेड कौन होता है, प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर। सिंपल। हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, गवर्नमेंट का हेड होगा, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो इस तरह से हम इसको साथ में बता सकते हैं। एक तो ये एग्जांपल हो गया। सेकंड, उसके बाद देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे, इसको एक और कंसेप्ट के साथ समझेंगे। एक तो हमने ये फीचर लिख दिया यहाँ पे साथ में। सेकंड, आप बता सकते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमारे पास है जो किसके ऊपर बेस्ड है, 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव
रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। तो पहला तो ये हो गया। तो आप सिंपल लिखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। इसके एग्जांपल्स बताओ मुझे कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके थ्रू ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। ज्योति मैम। सर कोई भी डिसीजन लेना हो तो एग्जीक्यूटिव अकेले नहीं ले सकती है। एग्जाम्पल दो ना, किस तरह से एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए। डिसीजन उन्होंने ले लिया, डिसीजन हो गया, उसके बाद वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, काफी बार पेपर में आता है, काफी बार। नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पहला हो गया। यस। सेकंड, मोशन ऑफ थैंक्स। अगर मोशन ऑफ थैंक्स तब होता है जब प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं। अगर ये पास ना हो तो सरकार का एक तरह से फेलियर माना जाता है। ठीक है, तो इससे भी ये क्लियर होता है। और सेंसर मोशन, एक और यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज बजट फेलियर। अगर बजट का जो पैसा है वो बिल पास ना हो, ठीक है, बजट के ऊपर डिस्कशन या प्रॉपर जो है वो बजट के रिगार्डिंग जो है वो जितने भी रेजोल्यूशन है वो पास ना हो, तो फिर वो बजट का फेलियर माना जाता है। और बजट का फेलियर मतलब सरकार का फेलियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिससे ये क्लियर होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और सेकंड भी एक कंसेप्ट और इसमें आता है जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वो कंसेप्ट आता है कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। दैट मीन्स कि बिना लेजिस्लेटिव में गए आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम इसका एग्जांपल बता सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो एमपी बनते हैं, उसके बाद ही वो मिनिस्टर बनेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि एक मिनिस्टर एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वो रहेगा। और इससे जो है वो क्लियर होता है कि इन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में क्लोज जो है वो रिलेशनशिप रहता है। कोई भी मिनिस्टर बिना एमपी बने मिनिस्टर नहीं बन सकता। अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बनता है तो भी वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट होगा पहले, और राज्यसभा के लिए मतलब राज्यसभा के एमपी हो गए। क्लियर, ये समझ आ हाँ गया जी। हाँ जी। सभी को? क्लियर, नरेंद्र क्लियर? जी सर। देन उसके बाद फिफ्थ जो यहां पर प्रोविजन रहेगा वो रहेगा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम और यहां पर कह सकते हैं यूनिटरी बायस। अब देखो यहां पर दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, एक तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है और दूसरा यूनिटरी का। फेडरलिज्म क्या होता है, या फेडरल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो कि फेडरल वर्ड क्या है ये? जहाँ पे सर डुअल गवर्नमेंट होती है, एक एक सेंटर में और स्टेट में भी। ठीक है, फेडरल मतलब जहाँ आपके पे डुअल गवर्नमेंट हो रही है एक तरह से, ओके। मतलब एक सेंटर में और दूसरा स्टेट में। तो यानी कि पावर डिवाइड हो रही है सेंटर और स्टेट के दोनों के बीच में, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का एग्जांपल बताओ अब एक। इंडिया। इंडिया, ओके, बट लेकिन इंडिया कोई एग्जैक्ट फेडरलिज्म का एग्जांपल बताओ जो पूरा परफेक्ट एग्जांपल बने। यूएसए सर। यूएसए, ठीक है। तो ये हो गया फेडरलिज्म, मतलब पावर डिवीजन हो रही है। अब देखो दो कॉन्सेप्ट समझना, एक तो सेंटर स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हो रही है, सेकंड उसके बाद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में भी जो है वो पावर डिवाइड हो रही है। इसका एग्जांपल बताओ मुझे, इसका आर्टिकल बताओ जो आर्टिकल डिवाइड करता है पावर, या डिवाइड करता है एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से सेपरेट करता है, या फिर जुडिशरी को जो सॉरी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है, वो आर्टिकल कौन सा है? एक आर्टिकल है जो सेपरेट कर रहा है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51। आर्टिकल 50। 50। आर्टिकल 50 सेपरेट करता है
जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो ये भी, इससे भी क्या क्लियर होता है, पावर डिवीजन यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बीच में पावर डिवाइड हो रही है, और साथ में ये पावर संविधान डिवाइड कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस भी है। मतलब जुडिशियल रिव्यू है, और वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग सीट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। तो इससे क्लियर होता है कि चेक एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट रहता है। तो फेडरलिज्म में पावर डिवीजन हो गई पहला कंसेप्ट, और पावर डिवीजन में हमने देखा सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हो रही है। उसके बाद हमने बात की कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी पावर डिवाइड हो रही है, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में भी पावर डिवाइड हो रही है। तो ये पूरा कंसेप्ट करता है फेडरलिज्म से लिंक। और हमारा संविधान फेडरल इन नेचर है या फिर यूनिटरी इन नेचर है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मेनली हमारा संविधान रिटर्न है, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि हमारा संविधान जो है वो फेडरल इन नेचर है। ठीक है, ये पता है ना सभी को। यस सर। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो फीचर आता है वो आता है यूनिटरी का। यूनिटरी से आप क्या समझते हो, पारुल मैम आप बताओ। So unitary means मतलब जब सेंटर का कंट्रोल स्टेट पे आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी लगी हो तो फिर सारा जो भी स्टेट की पावर्स है वो सेंटर के पास चली जाती है, और सेंटर जो है वो सुप्रीम पावर बन जाता है उस टाइम पे। अब ये तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो गया। अब मुझे इसमें कंट्री का एग्जाम्पल दो जो कि यूनिटरी इन नेचर है। अमेरिका। इंडियन अमेरिकन तो फेडरल है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, ठीक हो है, सकता है। ब्रिटिशर्स को हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश यानी कि यूके। यस सर, ठीक है, यूके। हाँ यूके का हम यहाँ पर एग्जाम्पल बता सकते हैं। अब देखो यूनिटरी में क्या हो गया, हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। अपने संविधान के अकॉर्डिंग इस फीचर को देखते हैं अब। मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऐसे प्रोविजंस जब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू स्टेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो उस केस में हम उस प्रोविजन को कहते हैं यूनिटरी फीचर्स। और हमारे संविधान में ऐसे प्रोविजंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर जो एग्जाम्पल निकलता है वो निकलता है इमरजेंसी प्रोविजंस का, जब हम बात कर रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन अब देखो, अब आपको एक लिंक बताता हूं दोनों में, क्योंकि हमें दोनों प्रोविजंस को लिखना है। तो जब आप यहाँ पर फेडरल जब फीचर्स लिखोगे, तो वहां पर अगर आप रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को अगर लिख रहे हो ना, वहां पर आप रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन कर रहे हो, या फिर यहां पर आप मेंशन कर रहे हो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को, कि हमने बोल दिया कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, और फिर हमने बता भी दिया कि आर्टिकल 15 फॉर एग्जांपल आर्टिकल 50। अब यहां पे आपको ना इंटीग्रेटेड जुडिशरी को बताना है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी फॉर एग्जांपल एक सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, और फिर होता है लोअर कोर्ट। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड को आपको फिर यहाँ पर यूनिटरी में इंक्लूड करना है। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो दोनों एग्जांपल्स है वो आपस में लिंक कर जाएंगे। तो दैट मीन्स हमारे पॉइंट्स भी लिंक कर गए और हमारे एग्जांपल्स भी लिंक कर गए, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल लिख दोगे और यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड लिख दोगे तो वो थोड़ा सा अलग लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि आपका फेडरल कंसेप्ट है, और फिर आप यहां पर बताओगे यूनिटरी में, तो हम बता सकते हैं कि यूनिटरी फीचर में हम यहां पर इंक्लूड कर देंगे इंटीग्रेटेड जुडिशरी को। तो दोनों आपस में जो है वो लिंक कर जाएंगे। ये क्लियर हो गया किस तरह से ऐड करने हैं दोनों एग्जांपल्स। यस सर। अब देखो उसके बाद जो हम अब कंसेप्ट ऐड करेंगे इसमें, या जो पॉइंट ऐड करेंगे, वो हमारा 6th पॉइंट होगा। और ये पॉइंट लिंक करता है बहुत बड़े टॉपिक के साथ, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब देखो हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स लिखते हैं और वह फिर मेंशन कर देते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, ठीक है, राइट टू माइनॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इस तरह से हम 6 राइट्स लिखेंगे और बस छोड़ देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो इंश्योर कर रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। हम लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो इंश्योर कर रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, ठीक है, सबसे पहला यहां पर बताओगे। फिर उसके बाद साथ में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको और अच्छा बनाना बता सकते हैं तो आप लिखोगे फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसेबल इन नेचर है, जो कि जस्टिसेबल यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है। फंडामेंटल राइट जो जस्टिसेबल इन नेचर है, इंश्योर कर रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ये भी हमारा जो है वो सेलिएंट फीचर्स है। फिर आप इसमें एग्जांपल बताओगे कि फॉर एग्जांपल कैसे इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल
प्रमोट, या आप एज अ डैश यहाँ पर लगाकर लिख कर, यहाँ डैश लगाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉट लगाकर, या फिर या कोई भी बुलेट लगाकर। फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18। तो उस तरह से जो है वो आप यहाँ पर इसको जो है वो फिर इंक्लूड करोगे ब्रैकेट में डाल के। आप यहाँ पे राइट टू रिलीजन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे दूसरा, अगर आपको यहाँ पर फीचर ऐड करना है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रमोट्स लिबर्टी, प्रमोट्स फ्रीडम, फ्रीडम को प्रमोट कर रहे हैं, और प्लस साथ में लिबरल वैल्यूज को या लिबर्टी को। तो आप फिर इसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये दोनों एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे, आप लिंक कर दोगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आप रिलीजियस का भी पॉइंट ऐड, रिलीजियस पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि राइट टू रिलीजन को आप इंक्लूड कर सकते हैं कि रिलीजियस जो है वो फ्रीडम्स भी प्रोवाइड यहाँ पर की जा रही है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। फिर राइट टू रिलीजन आप यहाँ पर बता सकते हैं इस तरह से। माइनॉरिटीज, रिलीजियस राइट्स और माइनॉरिटी दोनों को आप लिख सकते हैं। और सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट, सोशल वेलफेयर वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं कि सोशल वेलफेयर में जो है वो आप यहाँ पर दोनों को, कि आप माइनॉरिटी को भी, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी के लिए भी राइट है और रिलीजियस राइट भी यहाँ पर जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दोनों को आप आपस में लिंक करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आप फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद डीपीएसपी का, देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि डीपीएसपी को आप ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी अगर ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं अलग से भी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, अबव 150 या 225 या 250 वर्ड्स में आता है, तो उस केस में आप डीपीएसपी को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर किस तरह से लिखना है, ऊपर अगर आपने इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ आप सबसे पहले ऐड करो कि डीपीएसपी जो कि प्रोविजंस है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, दीज आर पॉलिसीज जो कि क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, जो कि इंश्योर कर रही है, या फिर ये बता सकते हैं कि ये प्रोविजंस है जो क्या इंश्योर कर रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल एंड इकोनॉमिक। फिर आप यहां पर एग्जांपल्स लिखो, बस सीधा एक या दो एग्जांपल लिख दो, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39A, या फिर आप आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आता है। आर्टिकल 46 लिख दो, या फिर 45 या 43B भी लिख सकते हैं, कोई भी एक आर्टिकल, डीपीएसपी का कोई भी आर्टिकल यहाँ पे बता दो, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर। देन उसके बाद अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन कर सकते हैं, और सिंपल है, फंडामेंटल ड्यूटीज को डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में आप बता सकते हैं, और कौन सी अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, 81st, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया 86। 42nd, ओह, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? 10 थी बट एक और ऐड हुई थी, 86 थी, 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। हाँ, 86th अमेंडमेंट से ऐड हो रखी है, और उसमें अभी 11th अगर हम बात करें तो वो है एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि राइट टू एजुकेशन जो दिया, उसमें ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे। देन उसके बाद 9th हम बात करें तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ हम दो पॉइंट्स को एक साथ लिंक करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास सिंगल एक संविधान है, और साथ में हम यहाँ पर बोलेंगे जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, नो सॉरी नॉट सिंगल, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर याद रखना सिंगल सिटीजनशिप होगा। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास, प्लस ये किसके ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहले वोटिंग एज कितनी थी, 21। और उसके बाद ये 18 साल की गई, कौन से ईयर में? सर ये थी 1988 में। 1988, ठीक है, ऑलमोस्ट गुड। कौन सी अमेंडमेंट थी? 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 था, पहला पॉइंट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1989 में। अब यहाँ पे एक प्रोविजन हम इसको लिंक करके भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो हमें याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे दो और बनाए गए थे, तो टोटल कितने हो गए, 3। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग एज जो है वो हमारी 18 साल, तो इस प्रोविजन को हम जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया सारे? ऑलमोस्ट क्लियर नरेंद्र? यस सर। देन उसके बाद 10th पॉइंट जो हमें यहाँ पर ऐड करना है, उसको हम लिख सकते हैं सेलिएंट फीचर्स में, वो है
इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड ऑलमोस्ट आपको क्लियर है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद फिर हाई कोर्ट होता है और फिर लोअर कोर्ट्स। ठीक है, अगर हमें केस फाइल कर रहे हैं तो हम लोअर कोर्ट के अपील लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से अपील लेकर हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इससे क्या क्लियर होता है कि इंटीग्रेटेड जो है वो जुडिशरी है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को हम सीधा पढ़ चुके हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने बात की थी आर्टिकल 50 की, जो सेपरेट कर रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा काफ़ी। और आर्टिकल 50 एक बार जब पेपर में पूछा गया था तो एफ कैट में सबसे पहले आया था, ठीक है, देन उसके बाद सीडीएस में भी था और सीएपीएफ में भी था, और फिर जो आपका सीएससी हुआ था यूपीएससी, उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो 4 पेपर में एक साथ एक ही साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इतना इंपॉर्टेंट रहता है ये आर्टिकल। देन इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, तो ये किस तरह से क्लियर होता है कि अगर हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों बनाया। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट तो ये आता है कि हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों बनाया, जब हमने पावर्स बिल्कुल डिवाइड करी थी। तो देखो, सबसे पहला जुडिशरी का जो काम रहता है वो रहता है रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, कि रूल ऑफ लॉ प्रॉपर है या नहीं, यानी कि रूल ऑफ लॉ की जगह आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी लिख सकते हो, कि सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्डियन, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, गार्डियन होता है संविधान का, उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो रूल ऑफ लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रॉपर पूरा जो है वो चेक करता है। इस तरह से आप बता सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इससे हमें ये क्लियर होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है, और एक तरह से ये दोनों कंसेप्ट लिंक करते हैं। लेकिन जब आपको यहीं पर ये फेडरल और यूनिटरी फीचर में आएगा तो आप क्लियरली बता देना कि इंडिपेंडेंट जो है वो फेडरल से लिंक कर रहा है और इंटीग्रेटेड लिंक कर रहा है यूनिटरी के साथ। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन रहता है, ठीक है, जिसको आप एज एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं जब आप यूनिटरी में बात करते हैं, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। तो वहां पर आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अलग से भी लिखना चाहते हैं तो आप 11th पॉइंट बना सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस का। और इमरजेंसी प्रोविजंस में 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, 360। अब देखो क्या है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आर्टिकल 352, 353 में क्या कहा है, 54, 55, 56, ये सब पता होने चाहिए, सारे याद होने चाहिए, क्योंकि इस बार भी जो अलाइड का पेपर हुआ था वहां पे भी इन डेप्थ में आर्टिकल पूछा गया था। तो ये क्लियरली रहता है कि आर्टिकल्स ये अंदर जाकर पढ़ने हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में मेंशन्ड है, 356 में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहा गया, और 360 अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कल के लिए आपको ये काम है कि आपको इमरजेंसी प्रोविजंस को बिल्कुल प्रॉपर पढ़कर आना है अच्छे से, और इसके ऊपर फिर हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबको जो है वो 3-3 मिनट दिए जाएंगे, 3 से 5 मिनट, और उनको जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या समझते हैं। आर्टिकल 350 से लेकर 352 से लेकर 360 तक भी साथ में क्लियर होने चाहिए एक तो, और साथ में आपको इमरजेंसी प्रोविजंस को प्रॉपर पढ़ के आना है। अब यहाँ पर नोट कर लो इसको साथ के साथ में, कि इमरजेंसी प्रोविजंस में देखो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले कहाँ पे लगी थी, कौन से ईयर में लगी थी, स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले कहाँ लगी है, कौन से ईयर में लगी है, और किस तरह से लिंक कर रही है, क्या इंपैक्ट रहता है, पूरा ये क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, हो यस जाएगा सर। कल ये काम। यस सर। देन देखो उसके हाँ बाद जो प्रोविजंस रहते हैं, इसको हम 12th पॉइंट बना सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, कि हमारे यहाँ पर जो है वो हमारे संविधान में कुछ ऐसी बॉडीज है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखना है हमें, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का बता सकते हैं, यूपीएससी या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर फाइनेंस कमीशन, इन सब के बारे में बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर क्वासी जुडिशियल लिखना है। हमारे पास कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो क्वासी जुडिशियल इन नेचर है। फिर आप बताओ, फॉर एग्जांपल एक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन। अगर आप एक ही नाम लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको उसको लिंक करना है क्वासी जुडिशियल क्यों है उसके साथ, सिर्फ एक लाइन में। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इलेक्शन के रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी ये डिसाइड करती है, या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज इलेक्शन के टाइम पे, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होती है। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 13th जो पॉइंट रहेगा वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रहेगा, और लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप यहां पर बता सकते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में, यहां पर ये वाला पॉइंट लिखना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। या फिर आप ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन।
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और फिर आप बता सकते हैं पंचायती राज सिस्टम या फिर म्यूनसिपैलिटी वाला। लेकिन एक पॉइंट और भी याद रखना है यहाँ पे, इसमें आप जब लिखोगे ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ आपको 3 टायर सिस्टम वाला बता सकते हैं। विलेज विलेज कमेटी, फिर उसके बाद क्या होता है परिषद, और फिर मतलब यहाँ पर क्या होता है जिला, लाइक विलेज होती है, फिर उसके बाद आपका जो है वो ब्लॉक लेवल पर, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 पॉइंट्स तो आपको लिखना ही है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी या फिर आपका जो है वो यहाँ पर आता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद जब आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को लिख दिया, तो उसके बाद एक कंक्लूजन बनाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब कंक्लूजन हम किस तरह से बना सकते हैं इसका, तो देखो, हर एक आंसर में आपको ऐसे कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं है। आप सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं एट द एंड, और वो लाइन आपने थोड़ी सी आगे से शुरू कर देनी। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ तक प्रोविजंस लिखते हो, तो वो लाइन आपने यहाँ से लिखनी है। इस तरह से यहाँ से लाइन लिखनी शुरू करो, और इसमें आप बता सकते हैं कि ये फीचर्स हैं जो अभी ये प्रमोट कर रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, जो जितने भी फीचर्स हमने डिस्कस किए कि द अबव मेंशन्ड फीचर्स प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड constitutional values and aspirations of the and aspirations of our freedom fighters and ensure constitutionalism। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो। एक बार फिर बता देता हूँ कि द above features promotes the concept of constitutional values and aspirations of our freedom fighters एंड एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इस तरह से फाइनली आप इसको एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब भी हम प्रोविजंस लिखते हैं, तो हमारे पास ना ये चैलेंज रहता है एट द एंड लास्ट में कि कंक्लूडिंग लाइन क्या बनाएं अब। तो आप इस तरह से एक बेसिक लाइन, अगर आपके पास कोई और अच्छी मिलती है, अब कोई और अच्छी लाइन हमें एडिटोरियल से मिलेगी, तो इसलिए अगर कोई भी एडिटोरियल आपको सेलिएंट फीचर्स के रिगार्डिंग, या बेसिक जो हमारा संविधान है उसके रिगार्डिंग कोई फीचर्स मिलते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट मिलती है, तो उसको लर्न करके रखना। ये हो गया एडिटोरियल वर्क, और मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना। ऑलमोस्ट क्लियर, सभी को समझ आ गया ये? कोई डाउट किसी का? नरेंद्र, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। पारुल मैम, ज्योति मैम? ठीक है सर, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रेम्बल के बारे में। मुझे प्रेम्बल सुनाओ। मैम शुरू हो जाओ। ज्योति मैम? हाँ जी सर। प्रेम्बल। We the people of India solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist democratic republic ठीक है। and secure all its citizens ये लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी हम्म यूनिट, ये इक्वालिटी रह गया, लिबर्टी इक्वालिटी हम्म फ्रेटर्निटी, ठीक है, ठीक है। और आगे डेट लिखी हुई है सर हाँ जी, एडॉप्शन और इनेक्टमेंट की। ठीक है, ऑलमोस्ट गुड। पारुल मैम आप बताओ। लेफ्ट हो गए सर वो क्लास से। ओके। नरेंद्र आप बताओ। सर हिंदी में बता देता हूँ सर, मुझे हिंदी में ही याद है। कोई बात नहीं, जैसे भी याद है। भारत को एक संप्रभु हम्म पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर हम्म 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, ताकि मेरे को भी जो है वो ऐलान देखता हूँ कितना याद है, और ऑलमोस्ट एक बार देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign
socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice in form of social, economic, and political, liberty of thought, belief, faith, expression, and worship, equality of status and opportunity, and promote fraternity, और वो भी fraternity कौन सी, promote fraternity and individual dignity and unity and integrity of the nation. देन उसके बाद अडॉप्शन डेट है हमारी 26 नवंबर 1949 टू enact adopt enact and gives this constitution to ourselves. तो इस तरह से जब हमारा पूरा प्रेम्बल है. अब इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पे, मैम आप सेकुलर भूल गए थे ऐड करना, आपने सेकुलर वर्ड को नहीं बताया था. तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट आता है वी से. वी मतलब हम. तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमारा प्रेम्बल हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले प्रेम्बल हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स ऑफ पावर. सोर्स ऑफ पावर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. और अगर हम बात करें सोर्स ऑफ पावर की, तो हमारे संविधान में कहा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि संविधान की जो पावर है वो क्या है, कहां से ड्राइव होती है, पीपल से. मतलब जो आम लोग हैं, जो हमारे देश के सिटीजन हैं, या फिर अगर हम बात करें पीपल ऑफ द नेशन से जो है वो पावर ड्राइव होती है. ऑलमोस्ट क्लियर, ये पता चल गया कि सोर्स क्या है. हाँ जी सर. अब सोर्स से देखो, इससे हमें क्या क्लियर होता है कि हमारा संविधान बनाया गया है पीपल्स की विल पे. इससे हमें क्या क्लियर होता है कि हमारा संविधान जो है वो पीपल्स की विल पे बनाया गया और हमने ही बनाया. तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल. तो ये कंसेप्ट यहीं से लिंक करता है कि जो हमारा संविधान, हमारा जो प्रेम्बल है या हमारा जो संविधान है वो प्रॉपरली पीपल्स विल पे बना है. तो जहां आपको सिग्निफिकेंस आ जाए ना कि प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वहां आप बताओगे सोर्स ऑफ पावर. तो ये तो पीपल ठीक है, लेकिन फिर आप उसमें एक पॉइंट और ऐड करो कि भाई संविधान जो बना है वो पीपल्स के विल पे बना है, ये भी प्रेम्बल ही बोल रहा है. बाकी तो सब प्रोविजंस है, उनसे क्लियर पता चलता है. लेकिन जो डायरेक्टली कहा गया है वो कहां पर कहा गया है, प्रेम्बल के थ्रू, पीपल्स विल. तो ये क्लियर हो गया पॉइंट पूरा. देन उसके बाद आता है नेचर ऑफ द स्टेट. तो नेचर ऑफ द स्टेट में तो अब सिंपल पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पर कि सॉवरन है, ठीक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरन की. जब हम ये कहते हैं सॉवरन, तो इससे एक पॉइंट यहां पर हमें क्लियर होता है कि हमारे संविधान के ऊपर कोई नहीं है. मतलब कोई, जब हमारा संविधान बनाया गया तो कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं थी. हमने इंडिपेंडेंट अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे लोग हैं उनकी विल के अकॉर्डिंग संविधान बनाया. और इसके रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो ब्रिटिशर्स ने इलेक्ट करके दी थी, ऐसा पॉइंट यहाँ पर आता है. और वो डोमिनेट कर रही थी लॉयर से, और वहां पर आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन और मोस्टली वो लोग मिलेंगे जो हायर क्लासेस से बिलोंग करते थे. वो डायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं थे, नॉमिनेटेड थे एक तरह से. तो ये कुछ चैलेंजेस रहते हैं जो कि आपका सॉवरन कंसेप्ट से लिंक करते हैं. सेकंड, आप यहाँ पर और भी बता सकते हैं कि भारत जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर बना या फिर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना, तो उसका कोई भी जो है वो इफेक्ट हमारी सॉवरनिटी पर नहीं पड़ता है. तो ये हो गया सॉवरन. देन उसके बाद सोशलिस्ट. सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है कंसेप्ट के साथ, दैट इज योर सोशलिज्म. ये जो सोशलिज्म है ये कहां से आया है वर्ड, हमने बात की थी इसके रिगार्डिंग, रशियन रेवोल्यूशन. रशियन जब रेवोल्यूशन हुआ तो वहां से रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री बना ना. और इसके रिगार्डिंग जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भी था कि रशिया जो ये एक सोशलिस्ट नेशन बना है, ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न रेवोल्यूशन है. और बाद में चलकर भारत के कुछ प्रोविजन, भारतीय संविधान के कुछ प्रोविजन जो है वो सोशलिज्म पर बेस्ड है. तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं. अब भारत में किस तरह से जो सोशलिज्म है उसको किस तरह से लिंक किया गया है, वो लिंक किया गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में. तो याद रखना, जहां पर भी आपको लिखने के लिए आएगा सोशलिज्म को के बारे में, स्पेशली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर आप ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लिखोगे, वहां पर आप ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को ऐड कर सकते हैं. देन उसके बाद आता है सेकुलर वर्ड. अब सेकुलर का मतलब क्या होगा कि धर्मनिरपेक्ष. जनरली दो तरह का सेकुलरिज्म बात की जाती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. पॉजिटिव मतलब जो सभी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करे.
नेगेटिव मतलब जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जिन्होंने कह दिया कि हमारा स्टेट से, यानी कि स्टेट का कोई भी रिलीजन से लेना देना ही नहीं है, रिलीजन अलग स्टेट अलग। तो भारत में कंसेप्ट फॉलो किया जाता है पॉजिटिव, और नेगेटिव का एग्जांपल हम लेते हैं फ्रांस। तो ये दोनों जो है वो याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सोशलिस्ट और सेकुलर के बाद यहां पर आता है डेमोक्रेटिक का। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंसेप्ट की, तो हमें यहां पर क्लियर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम बात कर सकते हैं डुअल एग्जीक्यूटिव के बारे में, या फिर डुअल गवर्नमेंट के बारे में एक तरह से, या फिर डुअल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एक हम बता सकते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी कि यहां पर हम बता सकते हैं रियल हेड, और दूसरा होता है हमारा नॉमिनल हेड। तो इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स को जो है वो कोलिंग करके बता सकते हैं। उसके बाद रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्लियर आता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कैसा है हमारे पास, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो ये जो प्रोविजंस है ये कहीं ना कहीं हमारे प्रेम्बल से डायरेक्ट लिंक करते हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स की बात, कि हमारे संविधान में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे लिंक करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज जस्टिस। कितने फॉर्म की जस्टिस को हमें इंश्योर करना है, सोशल, इकोनॉमिक, और थर्ड कौन सी है, पॉलिटिकल। अब एक कंसेप्ट समझो, कहीं पर भी यहां पे एक बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में रखना कि ये तीन ही है, कोई और अगर फोर्थ इसके बाद अगर कोई आती है लिबरल या फिर कोई और, तो वो नहीं होगा जस्टिस का मोड। जस्टिस के मोड में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मुझे इसके एग्जांपल्स बताओ, सोशल का एग्जांपल, सोशल जस्टिस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, इकोनॉमिक जस्टिस को कैसे, और पॉलिटिकल को कैसे, एग्जांपल दो इसके तीनों जल्दी जल्दी। नरेंद्र इसके एग्जांपल्स बताओ, और एग्जांपल्स आंसर्स में ऐसे साथ में लिखने होते हैं। सर जैसे मतलब पॉलिटिकल के लिए राइट टू वोट है दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और राइट टू इलेक्ट, और जैसे सोशल के लिए राइट टू इक्वेलिटी है आर्टिकल 14 टू 18। जैसे आर्टिकल 14 में है इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन सभी के अंडर साथ इक्वल सर्कमस्टांसेस। ठीक समानता है। रखना। जी सर। ओके, इकोनॉमिक और में, इकोनॉमी के लिए सर डीपीएसपी देख सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट का वो करना है गवर्नमेंट को, हाँ लोक कल्याण के लिए कार्य करने। ठीक है। ज्योति मैम आप बताओ एग्जांपल्स जो आपके माइंड में हो। सर सोशल इक्वालिटी के लिए यही, मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी काम किए हुए, ठीक है। और इकोनॉमिक के लिए जैसे ये इक्वल इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा वो एक्ट भी आया था कुछ, ठीक है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉलिटिकल के लिए जैसे सर ये 3 टायर गवर्नमेंट हमने लाई, वो भी शायद इसमें ही आएगी। पॉलिटिकल में कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन ना, रिजर्वेशन, 3 रिजर्वेशन टायर टू वुमेन, गवर्नमेंट सर, जैसे पॉलिटिकली थोड़े एम्पावर हुए लोग, रिजर्वेशन टू वुमेन। रिजर्वेशन टू वुमेन भी कर सकते हैं। ठीक है। सोशल में अगर हम बात करें, तो सोशल जस्टिस एक हम ओबीसी वाला आपने अच्छा बताया, आर्टिकल 17 हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये भी ऐड हो गया। तो जस्टिस क्लियर होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हाँ। हो गए कि क्या क्या इंश्योर कर, क्या क्या टारगेट है जस्टिस का। देन उसके बाद आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी, अब यहां पे ना 5 पॉइंट है। लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, थॉट एक्सप्रेशन। देन उसके बाद आता है बिलीफ, फेथ और वर्शिप। इसके बाहर ना कुछ भी नहीं है, सिंपल ध्यान रखना।
कि यही सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो लिबर्टी के अंडर इंक्लूड होंगे। थॉट यानी कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं और फेथ भी कर सकते हैं, और साथ में वर्शिप। तो ये हो गया लिबरल। वर्शिप का एग्जांपल दो, आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28। फेथ का एग्जांपल ऑलमोस्ट हमारा जो है वो लिंक करता है सोशल जस्टिस के ऊपर, या हम बता सकते हैं एक तरह से कंसेप्ट। बिलीफ और फेथ दोनों आपस में लिंक करते हैं। एक्सप्रेशन और थॉट ये आपका आर्टिकल 19 से लिंक करते हैं। देखो बाकी जो 2 पॉइंट्स हो गए आपके यहाँ पे, बिलीफ और फेथ, ये एक मॉरल साइंस के ऊपर वर्क करते हैं, जो कि फ्रेटर्निटी या फिर जो आपके ब्रदरहुड कॉमन कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं। और आपका थॉट एंड एक्सप्रेशन जो हो गया वो आर्टिकल 19 के अंडर हो गया, और वर्शिप का एग्जाम्पल हो गया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। क्लियर ये? हाँ जी सर। देन उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे हमारे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। अब देखो, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल हम यहां पर कह सकते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन अब हमने क्या है कि वो तो हमने आर्टिकल यहां पर ऊपर एग्जांपल ऐड कर दिया, पहले लिख दिया आर्टिकल इसका अबॉलिशन अनटचेबिलिटी का। तो स्टेटस हम कैसे डाल सकते हैं? स्टेटस में हम डाल सकते हैं कि सबको इक्वली जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अपॉर्चुनिटी में आप बता सकते हैं रिजर्वेशन इन जॉब्स, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है सरकार के थ्रू टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। देन उसके बाद ना यहाँ पर जो लिंक करता है कंसेप्ट ये, वो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एक तो फ्रेटर्निटी के साथ लिंक करता है, ठीक है, जो हमें याद रखना है इसमें। फ्रेटर्निटी के साथ जो लिंक करता है ना ये यहाँ पे, तो ये डबल कंसेप्ट लिंक होता है। फ्रेटर्निटी यहाँ पर लिंक करता है इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ। एक तो ये कंसेप्ट हो गया इंडिविजुअल डिग्निटी का, और सेकंड यहां पर जो कंसेप्ट लिंक करता है वो लिंक करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब क्या है, एक यहां पर छोटा सा जो कंसेप्ट लिंक करता है इन दोनों के साथ, ये आपको एक लाइन में याद करना पड़ेगा सारा, और एग्जैक्ट ऐसा ही याद करना है जब भी आपको लिखने के लिए आएगा। आप देखो जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हमारे प्रेम्बल में, ठीक है, वो सारे के सारे आपके लिए एक तरह से कंटेंट है। वो कंटेंट आपको गवर्नेंस में, एसे राइटिंग में, सबसे पहला ध्यान रखना है कि गवर्नेंस में, एसे राइटिंग में, और जब भी आप आंसर लिखोगे वहां पर आपको एग्जाम्पल्स देगा। और जो जो एग्जाम्पल्स हमने आज ऐड की बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चले हैं, और भी जो है वो आप जब पढ़ोगे इसको, ठीक है, एक बार अच्छे से लक्ष्मीकांत आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट भी एज एग्जाम्पल ऐड किया जा सकता है। तो वो यहाँ से ऑलमोस्ट क्लियर होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें और जो याद करना है वो डेट ऑफ अडॉप्शन हमें याद करनी है, कि जब हमारा संविधान अनेक्ट किया गया 26 नवंबर 1949, फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सिग्निफिकेंस, कि हमारे संविधान का सिग्निफिकेंस क्या है। अब वो सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स आप मुझे बताओगे, एक एक पॉइंट शुरू हो जाओ सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग, कि प्रेम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है। नरेंद्र शुरुआत आपसे करते हैं। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स मान सकते हैं सर इसको? सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज पीपल। पॉइंट गलत हो गया। यस सर, भारत की जनता में इसका मतलब संविधान हाँ, की तो हम अथॉरिटी का इसको कह सकते हैं एक तरह से कि प्रेम्बल का सिग्निफिकेंस सबसे पहला ये बन सकता है कि फिलोसफिकल इंट्रोडक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, जिससे अगर हमें पूरा संविधान नहीं पढ़ रहे तो हम अगर प्रेम्बल ही पढ़ लेते हैं तो हमें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है। तो ये हमें एक तरह से हमारे संविधान का नेचर और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे संविधान के रिगार्डिंग बता देता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट हम बता सकते हैं इंटरप्रिटेशन का। जब हमारे संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट, अब देखो प्रेम्बल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन के लिए प्रेम्बल का जो है वो फॉलो कर सकता है। तो यानी कि इंटरप्रिटेशन टूल की तरह जो है वो प्रेम्बल जो है वो काम करता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी के आइडल्स को मेंशन कर रखा है, जो हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स या आइडल्स है उनको यहाँ पर मेंशन कर रखा है।
जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उनको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, अब हमारे संविधान में तो कहीं मेंशन नहीं है कि कौन कौन से फीचर्स होंगे डायरेक्टली, लेकिन हमारे प्रेम्बल में मेंशन है जितने भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके एस्पिरेशंस, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ठीक है, ये सभी जो है वो थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के मेन जो है वो इनिशिएटिव्स थे, या वो चाहते थे कि इस तरह से जो है वो एक भारत बने। तो ये पूरे कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा जो फैक्ट है, ये हमारे जो प्रेम्बल में लिंक करते हैं। ऑलमोस्ट क्लियर? यस जी सर। सर। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक रहेगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, इसमें ही जो हम बात करेंगे वो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की। हमने एक कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा कि जुडिशरी के पास ये पावर होती है इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक करता है कि क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। तो अमेंडमेंट तो देखो प्रेम्बल में पॉसिबल है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट हुई तो उससे जो है वो 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से वो वर्ड्स थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और सेकुलर। इंटीग्रिटी। और ये ना तीनों न्यूज़ में हैं अभी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो। कल के लिए आपको एक एक्स्ट्रा काम और भी है कि आपको ये 3 जो वर्ड्स है, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों को आपको इन डिटेल में पढ़ कर आना है। इनके आपके पास नोट्स होने चाहिए, और वो नोट्स की जो है वो आपको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में भेजनी है। यानी कि आपको इन तीनों वर्ड्स पर क्या लिखना है? नोट लिखना है एक। और ये नोट जो है वो आपका 250 वर्ड्स में रहेगा। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो कि राइट ए नोट ऑन द सॉवरन, राइट ए नोट ऑन द सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन 250 वर्ड्स। तो 250 वर्ड्स रहेंगे आपको, और इस पे जो है वो आपको फुल नोट लिखना है। देन यहां से ऑलमोस्ट प्रेम्बल में ये क्लियर होता है कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो ये पॉइंट तो हो गया। देन उसके बाद यहां पर बात की जाती है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की। ये इंटरप्रिटेशन का टूल है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि क्या हमारा प्रेम्बल जस्टिसेबल इन नेचर है या नहीं। तो ध्यान रखना कि प्रेम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, यानी कि इसको सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोई भी कोर्ट है उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता, पहला पॉइंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एज अ इंटरप्रिटेशन टूल जो है वो यूज कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग तो सबसे पहला केस बनता है, वो बनता है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस ये 1960 में हुआ था, और ये रीजन है वेस्ट बंगाल में। और ये जो है वो एक तरह से एनक्लेव एक्सचेंज हो रखी है, यानी कि हमने अपनी कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को दी थी और कुछ टेरिटरी पाकिस्तान से ली थी। तो उस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये लग गया केस कि वी द पीपल में यहाँ पर क्या होगा, टेरिटरी को कम कर दिया। अब उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रेम्बल में जो है वो हमारी स्टेट्स के बारे में भी इनडायरेक्टली मेंशन कर रखा है, टेरिटरी के बारे में मेंशन कर रखा है। तो ये क्लियरली कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर क्या कर सकती है, ये अमेंडमेंट कर सकती है, जिसमें जो है वो एनक्लेव हमने जो है वो पाकिस्तान को दी। लेकिन उसके बाद सेकेंड केस हुआ 1973 में। 1973 में एक फेमस केस हुआ था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? केशवानंद भारती के। केशवानंदा भारती केस। अब केशवानंदा भारती केस में सबसे पहले तो एक जो है वो एवोल्यूशन हो रखा है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। और सेकंड उसके बाद कहा कि सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ही नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके इसको हटा नहीं सकती, इसमें चेंजेस नहीं कर सकती। और अगर चेंजेस करने भी है तो ये क्लियरली इंश्योर करना है कि जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट ना हो। तो ये सेकंड केस हो गया। और जो थर्ड केस इसमें आता है वो आता है LIC केस। जो ये LIC केस है ये आपका 1985 में हुआ है, और इसमें भी ये कहा गया था कि प्रेम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि प्रेम्बल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, और वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एट द एंड ऑफ द क्लास। 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो मैं काम यहाँ पर दे रहा हूँ, वो आपको करना है और उसको सबमिट भी करना है। तो जो क्वेश्चन रहेगा लिख लो इस क्वेश्चन को, राइट ए नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। राइट ए नोट ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये आपको लिखना है 100 वर्ड्स में। तो इसके एक इंट्रोडक्शन चाहिए,
इंट्रोडक्शन इसकी बनानी है, देन इसका बॉडी पार्ट यहाँ पर इंक्लूड करना है जिसमें आप फीचर्स बताओगे कि क्या क्या जो है वो इसके फीचर्स थे, और फिर इसको कंक्लूड करना है प्रेम्बल के साथ। या आप इंट्रोडक्शन में भी अगर प्रेम्बल को मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल जवाहरलाल नेहरू से लिंक करके इसको लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट क्लियर हुए सारे के सारे पॉइंट्स और जो हमने आज पढ़ा? कोई डाउट है आप में से किसी का? सर जो आपने इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोला ना, हाँ जी। कि एक पार्ट है, एक हमें बताता है यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर। एक हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और दूसरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हाँ जी, अब बोलो। इंडिपेंडेंट तो ठीक है सर, जैसे मतलब ये फेडरल बता रहा है हमारे को कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फेडरल मतलब पावर डिवाइडेड है दोनों के बीच में, तो ठीक है। ठीक है, हाँ जी। फिर इंटीग्रेटेड यूनिटरी कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है ना, उसका हाँ डिसीजन जी। हाई कोर्ट, उसका डिसीजन स्टेट्स में भी अप्लाई होगा और सेंटर पे भी अप्लाई होगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया ना वो फाइनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को ऑर्डर दिया तो वो फाइनल, कोर्ट के ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता। इवन लाइक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को भी डायरेक्शन देता है, और हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट हो गया। ठीक है सर, ये ठीक एक अथॉरिटी बनती है ना पूरी की पूरी, एक सीक्वेंस में बताया। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक आप जज बन गए, तो आप सबसे पहले लोअर कोर्ट में गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गए, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपॉइंट हो गए। तो इस तरह से याद करना है इसको, इंटीग्रेटेड। मैं सोच रही थी सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर्स है, मतलब डिवाइडेड है ना पावर भी, सुप्रीम कोर्ट की अलग है, हाई कोर्ट की अलग है। नहीं, हाई कोर्ट की पावर्स और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन ये फर्क होता है कि हाई कोर्ट वो अपनी स्टेट की टेरिटरी में रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया रहेगा। लेकिन मेन पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास आ गई ना, तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हो गया एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट। अब नॉर्मली देखो कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस यही आ जाता है कि लोअर कोर्ट में कोई केस सुनाई हुई और उसके बाद आपको अपील करनी है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स के केस में, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन हमेशा रहता ही रहता है। ओके सर, और ये हमारे यूनिटरी फीचर मतलब जैसे यूनिटरी बायस्ड वाले में लिख सकते हैं हम इसको? हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है मैम, थैंक यू।